प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे पहले सेगमेंट में सेमी परमानेंट मेकअप के बारे में। परमानेंट मेकअप या फिर हम जब भी बाहर जाते हैं अपनी खूबसूरत या शख्सियत को निखारने के लिए मेकअप का इस्तेमाल तो मस्ट होता है। और मुझे लगता है मेकअप भी एक आर्ट या साइंस होती है, लेकिन जितने भी ब्यूटिशियन थी उनकी जगह कहीं ना कहीं एक तरह से एस्थेटिक सेशंस वगैरह ने ले ली है। हम कहीं हद तक जो फेशियल्स वगैरह थे, क्लेंजिंग, स्क्रबिंग, ये वो थोड़ा सा कम करके हम हाइड्रा फेशियल, कार्बन फेशियल, पीलिंग वगैरह इन सब पर जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे सेमी परमानेंट मेकअप्स भी हैं जिनको हम करवा कर अपनी लाइफ को थोड़ा सा और आसान कर सकते हैं। डिजिटल एरा है, 24th सेंचुरी है, आगे बढ़ रहे हैं, क्या चीज़ें लेनी चाहिए, क्या एहतियात करनी चाहिए, इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जुनैरा सईद जो कि एस्थेटिक हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए जुनैरा फर्स्टली तो। और सेकेंडली मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कैसे आगाज़ किया इस सफ़र का अभी आकर। माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई भी विमेन आती है और अपना कारोबार खुद चला रही होती हैं और फैमिली सपोर्ट कर रही होती है, उनको अच्छे से इतना रन कर रही होती हैं। तो फर्स्टली तो ट्रूली अप्रिशिएटेड आपको, थैंक यू सो मच। और सेकेंडली मुझे बताएंगी कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई? ऐसी जर्नी ऐसी स्टार्ट हुई कि इससे पहले आपको पता है कि हमारी डर्माटोलॉजी की फील्ड होती है, उसके बाद फिर कोर्सेज और देन इंट्रोड्यूस करवाया हमने इसको सेमी परमानेंट मेकअप को। अभी इतना ये ट्रेंडिंग पे जा रहा है कि सबके लिए एक बड़ी मुश्किल आसान हो गई है कि सुबह बस उठे, फेस वॉश किया, बाकी सब डन है, बस टेंट लगाया और बाहर निकल गए। तो इसके लिए ये होता है कि सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं कुछ, जैसे माइक्रो ब्लीडिंग है, इसके 2 सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसमें देखना होता है कि हमारे कुछ जो पेशेंट्स होते हैं, डायबिटिक होते हैं, उनके लिए हम इसको नहीं यूज़ करते। अच्छा, माइक्रोब्लेडिंग इसके लिए हम डायबिटिक को नहीं रिकमेंड करते? नहीं, क्योंकि हील नहीं ना होता, हीलिंग प्रोसेस भी तो देखना होता है, क्योंकि डायबिटिक का तो हीलिंग प्रोसेस आपको पता है बहुत स्लो होता है। तो फिर उनको हम रेकमेंड नहीं करते, क्योंकि एक तरह ये सर्जरी ही है। सही है। अच्छा, सेमी परमानेंट अगर मेकअप के बारे में हम बात करें तो उसमें बीबी ग्लो समथिंग आ जाता था, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो फेल हो रहा है। बहुत से लोगों ने करवाया भी है, सेशंस भी लिए हैं, सेकंड सेशन के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता फेड होना शुरू हो जाता है। नहीं, बीबी ग्लो ये कोई बेस नहीं है। बीबी ग्लो सिर्फ आपकी स्किन को आप ग्लोइंग के लिए हम करते हैं। लोगों का ये भी कॉन्सेप्ट है कि वो इसीलिए किया जाता है कि कोई हमारे फेस पे कोई एक परमानेंट बेस बन जाएगी। तो ऐसा नहीं होता, वो जब डिस्कलरेशन को सिर्फ आपके फेड करता है, और ऐसे कोई उसका नहीं है कि वो फेड हो रहा है। या आप उसके सेशंस तो देखें, कोई भी ट्रीटमेंट है उसके आपको सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं। बिल्कुल इस तरह से। जैसे सुनहरा, मैं आपको देखूं, आपने लैशेस लगाई हुई, बड़ी खूबसूरत लग रही है। और हम देखते हैं कि खवातीन को लैशेस का बड़ा होता है, हम मस्काराज लगाते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम जो मस्कारा के साथ हमारी पलकें होती है ना, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई होती है एक तरह से। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, लैश एक्सटेंशन जो है जब हम इसको अप्लाई करते हैं, इसकी मेंटेनेंस का क्या प्रोसीजर होता है, कितने दिन बाद हमें लेना होता है इसका, और क्या इसके हिसाब किताब है? अच्छा, इसके जो है सेशंस नहीं होते, इसके इनफिल्स होते हैं। ये सेट लगता है कोई 2 मंथ्स के लिए, उसमें आपके जो फॉलो आउट करते हैं उसके आपने इनफिल्स लेने होते हैं। ठीक है। लेकिन ये है कि अपनी डैमेज होती है, कोई भी फेक चीज़ है कोई फेक चीज़ अगर आपने लगाई हुई है और वो परमानेंटली आपकी आइज पे लगी हुई है, तो आप अपनी कुछ डैमेज होती हैं। लेकिन इसका ये होता है कि आपने अगर लगवाया 3 मंथ्स का, आप स्टे दें, 3 मंथ्स के बाद आप दोबारा कंटिन्यू करें। अगर उसके बाद जो लोग सेट को एक ही सेट को चला रहे होते हैं, फिर उनके लिए फिर नुकसान तो होता है ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आपके लिए रीफिल होती है, जो इनफिल्स होते जाते हैं, तो उसके बाद ये अपने भी जाते हैं। उसमें स्पेसिफिक ग्लू होती है जिसके साथ ये अटैच ग्लू होती है, इसकी ग्लू होती है, और काफ़ी हार्श ग्लू होती है। काफ़ी हार्श ग्लू। ये बहुत अच्छा होता है कि जब आप किसी भी चीज़ के प्रोन्स एंड कॉन्स के बारे में बता रहे होते हैं, अपने बिजनेस के लिए सिर्फ फ़ायदे के बारे में नहीं बता रहे होते, नहीं ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा, आप कुदरत को थोड़ा सा हटकर यूज़ करें तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ होगा। अच्छा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नुकसान नहीं देती, जैसे बीबी ग्लो है, आप लिप टिंट करवा सकते हैं। इसके अलावा आप आईब्रो लेमिनेशन करवा सकते हैं, लैश लिफ्टिंग करवा सकते हैं, इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। आईब्रो लेमिनेशन आई थिंक इट इज़ गुड इन्वेस्टमेंट एक तरह से। आप सिर्फ हल्का सा, बहुत से लोग होते हैं जिनकी थोड़ी सी बारीक होती है, उनको बड़ा होता है पेंसिल से। ब्रो लेमिनेशन बेसिकली वो लोग करवाते हैं जिनके बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, थिक हेयर्स के लिए होते हैं, उसकी सिर्फ उसके लिए करवाते हैं कि उसकी एक शेप में आ जाए, और वो जैसे आजकल नेचुरल ब्रो एक तरह से बिल्कुल उसमें आ जाती है। अरेबियंस करवाते हैं वो, और ये फिक्स हो जाते हैं कि आपने जस्ट उसको स्पूली से ब्रश किया और दोबारा से सेट कर ली। और माइक्रो ब्लीडिंग और दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, क्या डिफरेंस है? माइक्रो ब्लीडिंग तो उनके लिए होती है जिनकी कम है, एलोपेशिया के पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए हम करते हैं।
और बाकी ब्रो लैमिनेशन जेनेटिकली भी होते हैं इनकी, किनके लिए? जेनेटिकली भी कुछ चल रही होती है जिनके होते ही नहीं है, बहुत कम बिल्कुल होती ऐसे है। ऐसे बहुत से पेशेंट आते हैं कि जिनके बिल्कुल ही नहीं होते, और कुछ तो जैसे आप देख लें कि एलोपेशियस के पेशेंट होते हैं, उनके होते ही नहीं है, बाल आते ही नहीं आईब्रोज के, तो ये बालों को ग्रो करने में भी हेल्प करता है। इसके बड़े अच्छे से पिगमेंट्स आते हैं। एक ब्रांड है, यूएस का ब्रांड है जो हम यूज़ कर रहे हैं, टीना डेविस, माइक्रोब्लेडिंग के लिए। माइक्रोब्लेडिंग के लिए। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कंसर्न होता है कि वो लोग करवाते हैं, उसके बाद ना ये माइक्रोब्लेडिंग ग्रे होना स्टार्ट हो जाती है। बट उसका क्या रीजन होती है? उसमें ये होता है कि पिगमेंट्स अच्छे यूज़ नहीं होते, प्रोडक्ट अच्छे नहीं यूज। हमारे पास ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं कि उनके ग्रे हो जाते हैं, ग्रीन हो जाते हैं, टैटू में आ जाते हैं। वो टैटू के जो पिगमेंट्स यूज़ करते हैं वही वो माइक्रोब्लेडिंग में यूज़ कर लेते हैं, तो वो काफ़ी जो है काफ़ी टाइम तक वो रहते हैं और जाते नहीं है। ग्रे वाला जो तो फेड ही नहीं ना होता, ग्रे वाला तो परमानेंट रहता है, उसको फिर आपको टैटू रिमूवल से ही रिमूव करवाना पड़ता है। फिर ये आप मतलब कि अगर हम किसी गलत के पास चले जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए, अगर कोई आप कहीं से भी करवा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो क्या चीज़ें हमें मद्देनजर रखनी चाहिए ज़ुनैरा, जब भी हम किसी के पास स्पेसिफिकली अगर माइक्रोब्लेडिंग के ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं? माइक्रोब्लेडिंग के सबसे पहले तो प्रोडक्ट, ओके, आप उनके प्रोडक्ट्स देखें। आपको जब कोई क्लाइंट करवाने जाता है, देखिए, क्योंकि अगर पे कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि वो क्या यूज़ अपने पे करवाने लगा है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, अगर गलत चीज़ आप अपने पे यूज़ करवाएंगे तो उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स आएंगे। और उसके बाद इसके ब्लेड्स जो होते हैं वो आपने देखना है कि ब्लेड्स इसके न्यू यूज़ होने चाहिए, क्योंकि इसकी कुछ नीडल्स होती हैं जो लोग उसको दोबारा से कर लेते हैं स्ट्रेन करके हाइजेनिकली, और इसको तो प्रॉपर्ली इसको सेफ्टी का ख्याल करना चाहिए, क्योंकि ब्लीडिंग होती है इसमें कुछ, और उसमें वो ब्लेड पे जब लगती है वो दोबारा हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। ऑब्वियसली अगर हम किसी भी ऐसे ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, हम अगर ब्यूटी प्रोसीजर के लिए जा रहे हैं, बाद में कोई बीमारी लेकर घर आ जाए तो ये टोटली अनफेयर चीज़ें हो जाती है। ये बहुत चीज़ें ख्याल, और जो ये प्रोसीजर कर रहे होते हैं आई थिंक सो उनको ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए एक तरह से, क्योंकि कस्टमर लेकिन नहीं कहते के हवाले से ना, सिर्फ इसमें ये होता है कि लोग देखते हैं कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, हाँ एग्जैक्टली, तो हम इसको दोबारा यूज़ कर लें तो वो नुकसान देता है। सिर्फ डायबिटिक के जो मरीज हैं वो नहीं माइक्रोब्लेडिंग करवा सकते, बाकी हर तरह की करवा सकते हैं। इसमें कोई टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है कि आप पहले टेस्ट करवाएं। सिर्फ हमें ये कंसर्न, समटाइम ये भी होता है कि कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, वो उनका भी हीलिंग प्रोसेस काफ़ी स्लो हो जाता है, उनको मना किया जाता है एस्थेटिक प्रोसीजर कोई भी ना करवाएं। करवा सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम पूछ लेते हैं हीलिंग प्रोसेस का कि आप रिकवर हो जाएंगी, तो अगर तो हो जाती हैं तो फिर आप कर सकते हैं, अदरवाइज अवॉइड ही करें। बिल्कुल इस तरह से। और आईब्रोज आपकी पहले था कि बहुत आपको देखते हैं कि एक 90s में बहुत बारीक चलती थी एक तरह से, लेकिन अब नहीं चलती, अब बिल्कुल इस तरह से नहीं है। 20s में अब देख लें तो एक तरह से फुली ग्रोइंग और इस तरह से चाहिए। तो ये माइक्रोब्लेडिंग कितने टाइम तक चल जाती है और उसके बाद दोबारा से हमें कब लेना पड़ता है? अच्छा, ऐसे इसके 2 सेशंस हम रेकमेंड करते हैं। आफ्टर 1 मंथ? आफ्टर 1 मंथ, ओके। इसको हील होने में कोई 15 डेज रिक्वायर्ड होते हैं। उसमें ये पील ऑफ होती है, पील ऑफ होने के बाद इसका जो हीलिंग टाइम होता है वो 1 मंथ ले जाता है। 1 मंथ के बाद हम सेकंड सेशन करते हैं, फिर इसका जो स्टे होता है कोई 2 इयर्स तक ये स्टे करती है। 2 इयर्स? 2 इयर्स के बाद भी ये फेड नहीं होती, फेड हो जाती है, ख़त्म नहीं होती, फिर आप दोबारा से एक रीटच ले सकते हैं। तो मतलब ये तो अच्छी एक इन्वेस्टमेंट है ना आपको। एक बिल्कुल देखें, अगर आप बहुत सी चीज़ों में अगर ज़ुनैरा देखें, अगर आपकी आईब्रो शेप अच्छी ना बनी हो तो आपका टोटल फेस स्ट्रक्चर जो है ना वो चेंज हो जाता है। आप ऐसे बहुत से लोग हैं जो आते हैं बिल्कुल ही उनका फेस फ्रेम ही चेंज हो जाता है आईब्रोज करवाने के बाद। तो आप किससे मेजरमेंट करती हैं? अगर किसी का गोल फेस है या उस तरह से, उस हिसाब से हम कहते हैं कि तो आपको ये शेप सूट करेगी, या ये हम किसी भी पार्लर वाले से आईज पे डिपेंड करता है। किसी की हुडीड आईज होती हैं, किसी की ग्राउंडेड आईज होती हैं, किसी का आर्च होता है, किसी को राउंड में चाहिए होती है। तो सब जितने भी कंसर्न्स होते हैं कुछ क्लाइंट्स के होते हैं, और फिर हम उनसे पूछ लेते हैं। बाकी हम खुद भी रेकमेंड करते हैं कि आप पे ये सूट करेगी। कुछ तो बिल्कुल ऑपोजिट जा रहे होते हैं कि नहीं हमें ऐसे करवानी है, जो कि उनके फेस पे सूट नहीं करती, तो फिर बताना पड़ता है उनको कि ये आप पे नहीं अच्छी लगेगी। तो ज़ुनैरा, कभी कोई इस तरह से कोई क्लाइंट आया है जिनकी बिल्कुल टोटली ख़राब हो गई हो, माइक्रोब्लेडिंग ही टोटली ख़राब हो गई हो, या फिर उसकी शेप गलत बनी हो? मैंने अभी एक कल क्लाइंट की है, उन्होंने स्ट्रोक्स में करवाई हुई थी, बट उनकी ग्रे हो चुकी थी। तो जब हम ऐसा कोई क्लाइंट टैकल करते हैं, वो फिर आपको पता है कि बहुत मुश्किल होती है उसको फेड करना। उसको फेड करके दोबारा से उस पर प्रोसीजर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बट वो हो जाता है। तो बहुत से क्लाइंट्स आते हैं, कुछ ऐसे भी आते हैं जो जिन्होंने टैटू करवा लिए होते हैं माइक्रोब्लेडिंग के नाम पे,
बट उसको उनको भी फिर गाइड करना पड़ता है क्योंकि इतने लोगों को अवेयरनेस नहीं होती। कुछ लोगों को पता है, बस ये पता होता है माइक्रो ब्लीडिंग है क्योंकि माइक्रो ब्लीडिंग में भी तो फॉर्म्स है ना कि आप माइक्रो ब्लीडिंग कर रहे हैं, पाउडर ब्रोस कर रहे हैं या आप ओम्ब्रे कर रहे हैं। तो ज़्यादा बेस्ट होती है कि आप माइक्रो ब्लीडिंग करवाएं क्योंकि वो नेचुरल लगती है। उसमें ये होता है कि एक हेयर लुक आती है, बाकी तो सब फेक लगता है, तो वो पता लगता है कि कुछ करवाया हुआ है। बिल्कुल इस तरह से वाकई पता चल रहा होता है कि कुछ हुआ है, लेकिन जो आप जैसे कह रही हो माइक्रो ब्लीडिंग होती है उसमें ज़रा सा फील नहीं होता। वो आपके बिल्कुल जैसे आपकी हेयर की शेप जा रही होती है उसी तरह कि आपकी हेयर्स ही हैं, उसमें फेक कुछ भी नहीं लगता। तो ये मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा ना, हम एक सूट भी लेने जाते हैं तो हम उस बारे में इतनी रिसर्च करते हैं, स्टफ कौन सा है, फलां कौन सा है, किस ब्रांड का है, लेकिन जब कोई प्रोसीजर लेने जा रहे होते हैं हम सिर्फ उनकी बात सुन रहे होते हैं, वगैरह तो नहीं ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। अच्छा, हमें क्यूरियस जब आती है ना तो क्लाइंट तब भी हमसे कॉल पे ही पूछ लेते हैं कि आप मुझे बताएं कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, हम कौन सी करवाएं, इसके रिजल्ट्स कब आएंगे। और कुछ लोग तो ये समझ रहे होते हैं कि पता नहीं हम इसमें कुछ हेयर्स लगाते हैं तो वो इसमें बाल लगते हैं, तो फिर उनको बताना पड़ता है नहीं बाल नहीं होते, वो बालों वाला भी एक प्रोसीजर है बट वो भी फॉल आउट कर जाता है। ओके अभी वो भी दोबारा से ट्रांसप्लांट जैसे होता है वो भी कर रहे हैं बट वो फॉल आउट हो जाते हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो ये सबसे जो है सेफ प्रोसीजर है। सही हो गया। अच्छा मुझे बताएं कि माइक्रो ब्लीडिंग या फिर एस्थेटिक वगैरह के जो भी ट्रीटमेंट्स वगैरह हैं उस पर प्रॉपर्ली एक तरह से ध्यान ज़रूरी होता है, एहतियात ज़रूरी होती है। बहुत सारे ब्यूटिशियन अगर आप देखें तो सब ने अपने क्लिनिक्स में ना एक मशीन रख ली हुई है, हाइड्रा फेशियल समथिंग, इन सब चीज़ों के हवाले से। तो मार्केट में कैसे इस चीज़ को टैकल कर चल रहे हैं आप? अच्छा, अब तो सलोन्स पे भी सब यही कर रहे हैं। Exactly. क्योंकि देखिए हाइड्रा फेशियल कोई भी कर सकता है। अब लेज़र ट्रीटमेंट्स हैं ये सिर्फ डॉक्टर्स को ही करने चाहिए क्योंकि देखिए इसमें प्रॉपर आपको क्लाइंट के स्किन टोन के साथ उसकी आपको सेटिंग करनी होती है, फ्रीक्वेंसी सेट होती है, बट क्लाइंट बर्न भी हो सकता है उससे। तो कोई भी कर रहा होता है, इसमें यह है कि सबको चाहिए कि आप स्पेसिफिक एक डॉक्टर रखें जो ये प्रोसीजर कर सकें। हर कोई ना करे क्योंकि नुकसान है, क्लाइंट भी ख़राब होता है, तो इससे ये है कि सबका नाम ख़राब हो रहा है। और बिल्कुल इस तरह से मुझे लगता है टेक्नीशियन से आपको कभी भी प्रोसीजर्स नहीं करवाने चाहिए। डॉक्टर्स वहाँ पे मौजूद बहुत सारे क्लिनिक में सिर्फ हमने मशवरे के लिए रखे होते हैं। बहुत से डॉक्टर्स होते हैं वो ट्रीटमेंट करते नहीं हैं, लेकिन चलो उनके निगरानी में हो जाए, कम से कम पास खड़े हों। सुपरविजन में अगर आप करवा रहे हैं तो बेस्ट है क्योंकि कुछ टेक्नीशियंस होते हैं जो डॉक्टर ने खुद ट्रेन किए होते हैं। अब हर प्रोसीजर FCPS डॉक्टर नहीं करते, तो वो उनको होता है कि हमारी टेक्नीशियन है, हमारी सुपरविजन में ये ट्रेंड है तो वो कर सकती हैं, बट हर कोई नहीं करता। ये लेज़र सब ने रख लिया है, हाइड्रा भी सब ने रख लिया है, पीको लेज़र्स हैं, काफ़ी प्रोसीजर्स हैं जो हर सलोन वाले भी कर रहे हैं। बिल्कुल इस तरह से। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे आपने साइड इफेक्ट की बात की सुनहरा, माइक्रो ब्लीडिंग का ऐसा कोई साइड इफेक्ट है? नहीं, साइड इफ़ेक्ट्स कोई नहीं है, बस आपको बताया कि डायबिटिक नहीं करवा सकते, बाकी इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। इसका कोई नहीं। बहुत सारे लोग जो है वो स्किन पॉलिशर की तरफ समथिंग इस तरह से जाते हैं, तो उस चीज़ का कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं हो सकता? देखिए स्किन पॉलिशर तो पहली बात तो वो ब्रोस के पे तो लगती भी नहीं है, लेकिन साइड पे कहीं ना कहीं टच हो जाए तो कहीं ना कोई एलर्जिक रिएक्शन आप अवॉइड करें। स्किन पॉलिश तो वैसे भी स्किन के लिए ठीक नहीं है, लेकिन वो चीज़ें मुझे लगता है कि जो हम ट्रीटमेंट्स की बात कर रहे हैं ना, ये अभी भी एक नीश है, एक तरह से एक नीश लेवल पर करवा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, अगर मैं अभी हाइड्रा फेशियल लेती हूँ, मेरी अम्मी अभी भी स्किन पॉलिश करती हैं, ब्लीच करती हैं घर में, हम नहीं रोक सकते हैं। और बहुत सारे लोग हैं उसकी तरफ जाते हैं, अभी भी वो उस पर स्टे कर रहे हैं। वो इंस्टेंट वाइट है ना वो जिसके फौरन रिजल्ट आ रहे हैं, जो चीज़ आपको फौरन रिजल्ट दे रही है ना वो आपके लिए ठीक है। वो मर्क्यूरी या स्टेरॉइड उनमें होते हैं, लेकिन आप देखें जिनको लगता है ना कि फौरी रिजल्ट आ रहे हैं, उनके फेस पे बाल होते हैं काले, वो बाल जो है वो गोल्डन हो जाते हैं और हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा साफ हो गया इस तरह से। अच्छा, दूसरा आपने मुझे ये पूछा था कि BB ग्लो स्टे क्यों नहीं करता। समटाइम अभी क्लाइंट जब BB ग्लो करवाते हैं तो हम उसको मना कर देते हैं कि आपने कोई भी स्किन पॉलिशर नहीं करवाना। तो जब वो स्किन पॉलिश करवाते हैं तो BB ग्लो का तो जो रिजल्ट्स हैं वो तो रहने ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ कॉमन सेंस की बात है, एक ट्रीटमेंट BB ग्लो ले लिया उसके बाद पॉलिशर लगाने की जरूरत क्या है? इवन कि आप अगर लेजर भी ले रहे हैं तो आप ये अवॉइड करें, इन चीज़ों को आप नहीं ले सकते। बिल्कुल इस तरह से है। और मुझे याद है मैं तकरीबन 5 ईयर बैक मैंने ये ब्लीचिंग वगैरह बहुत ज़्यादा करती थी, तो बालों की जो ग्रोथ थी ना मेरे फेस पर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और ट्रूली लगता था कि कोई चीज़ है, और उस ब्लीच के बगैर मैं रह ही नहीं सकती थी क्योंकि बाल काले हो जाते थे, फिर उनको दोबारा से गोल्डन करने के लिए वो लगाना पड़ती थी। फिर मुझे अभी तकरीबन 3 से 4 साल हो गए मैंने ब्लीच नहीं लगाई। बिल्कुल नहीं, आपके लिए बेस्ट होता है कि आप एस्थेटिक अभी जो हाइड्रा करते हैं ना, तो हाइड्रा की एंजाइम्स उसके साथ आते हैं, उसकी कुछ किट्स होती हैं उनके साथ, प्रोडक्ट्स के साथ आते हैं, वो बहुत माइल्ड होते हैं। अब वो ले, हाँ जी, आपको ज़्यादा हार्श नहीं करवाएं कि जो आपकी स्किन को भी डैमेज करे, क्योंकि डिस्कलरेशन की वजह स्किन को जो थिन करती है,
यही चीज़ें करती हैं। ये आपने अच्छा पॉइंट उठाया कि जो स्किन थिन हो जाती है ना, फिर आपको कोई प्रोसीजर लेना भी मुश्किल हो जाता है। ये बहुत मुश्किल पॉलिशिंग हो वगैरह जाता जो है ना, बहुत पतली कर देती है स्किन को अभी एक तरह इतने से। क्लाइंट्स आते हैं, उनकी स्किन पे इतने ज़्यादा मिलाजमा पिगमेंटेशन हो चुकी होती है, अब वो असल बात नहीं ना बताते हैं हाँ कि हम किस मिक्स क्रीम्स वजह से लगा हुई कर आए है। हैं। क्योंकि ये जो फॉर्मूलस क्रीम्स होते हैं ना, ये लगाते हैं, उसके बाद सन एक्सपोयर होता है, तो वो स्किन तो ऑटोमेटिकली डैमेज होनी है ना, स्किन थिन करती है। जो चीज़ आपको फ़ौरन बाइट कर रही है, आप ये देखें कि अगर कोई उसको कंटिन्यूसली लगा रहा है ना, तो वो तब तक वो स्किन ठीक है। जब आप उसको छोड़ देते हैं ना, तो फिर आपकी स्किन डैमेज होना फिर शुरू हो सही जाता पता है। चलता क्या लगाया था। बिल्कुल ऐसे। और जो करवाने वाले प्रोसीजर हो या करने वाले हों या जो क्रीम्स लगा कर पीछे हट चुके हैं, उनको पता होता है ये कौन सी क्रीम लगा रहा है, फेस से पता चल जाता है उनके कि ये कोई बिल्कुल क्रीम ऐसे। लगा रहे देखिए, थे। नेचुरल होता है कि आपको चलिए प्रेगनेंसी में भी हो जाती है, बट जो क्रीम्स की वजह से होती है ना, वो बहुत मुश्किल से जाती हैं। तो आप कैसे फिर इसको हैंडल करती हैं? बहुत सारे लोग आपके पास आते होंगे, स्किन बहुत ज़्यादा थिन होती होगी, स्पाइडर वेन्स नज़र आ रही होती होंगी उनकी, तो आप फिर उनको क्या रिकमेंड करती हैं? स्पाइडर वेन्स जो है ना, वो एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, वो टाइम लेता है। बाकी जो मुलाजमा हो जाता है, उसके लिए हम लोग पीको लेज़र करते हैं। पीको के रिजल्ट्स ये है कि सेशंस होते हैं बट चली जाती हैं। उसके अगर बहुत ज़्यादा हो तो हम कोई 3 to 5 सेशंस रेकमेंड करते हैं, बट फर्स्ट वाले सेशन में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स विजिबल नज़र आते हैं कि कुछ फेड हुई हैं मेलाज़मा की। अच्छा, मेलाज़मा या पिगमेंटेशन जो है ना, ये परमानेंट नहीं जाती है, ये सिर्फ आपको थोड़ा सा फेड कर देती है। परमानेंट इसका कोई इलाज नहीं है, और सिर्फ यही इलाज है कि आप जो ये सन एक्सपोजर है इससे परहेज करें, आप जो क्रीम लगा रही हैं वो उससे परहेज करें। अच्छा ज़ुनैरा, बहुत सारी चीज़ें आप तो प्रोसीजर कर देते हैं, आप तो अच्छे से इनको भेजते हैं आपने 110% देकर अपने सैलून से, लेकिन बाहर जाके ना हम सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, हम उसके बाद आफ्टर केयर नहीं कर रहे होते हैं, फिर हम आपके पास आ जाते हैं कि अब बताओ आपने तो ठीक ही नहीं किया, तो फिर क्या करते हैं आप? उनको क्या कर भेजते हैं, ये करोगी तो फिर करवाना? ऐसे बहुत से केसेस आते हैं। कुछ क्लाइंट्स हैं जो उस टाइम तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं कि चले जी बहुत अच्छी हो गई, बट जब जाते हैं तो वही है, आफ्टर केयर बहुत ज़रूरी है। कोई भी प्रोसीजर है, कुछ भी करवाया है, आफ्टर केयर ज़रूरी है। जब आफ्टर केयर नहीं करते हैं, जो हम क्रीम्स रेकमेंड करते हैं, उनको वैसे रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते, क्योंकि आपको पता है कि मेडिकेटेड के रिजल्ट्स टाइम प्रोसीजर है। तो उसके बाद जब वो नहीं करते हैं तो फिर दोबारा से वो ही हालात हो जाते हैं। फिर आते हैं, आपने तो अच्छी नहीं की, मैंने इतने पैसे लगा दिए हैं। तो फिर ये तो क्लाइंट को चाहिए ना कि खुद भी केयर करें। बिल्कुल इस तरह से, और इसके लिए अवेयरनेस देने की सबसे पहले ज़रूरत है कि उनको पता होना चाहिए कि जो आप ये वाइटनिंग ब्राइटनिंग समथिंग क्रीम्स लगा रहे हैं ना, इससे अवॉइड करके अगर मेडिकेटेड क्रीम की तरफ आते हैं तो जैसे आपने कहा टाइम टेकिंग है ना, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन उसके रिजल्ट आते हैं। अच्छा, क्लाइंट ये समझ रहा होता है कि मैं प्रोसीजर करवाने जा रहा हूँ तो पता नहीं ये सर्जरी हो जाएगी। एग्जैक्टली। तो हम सर्जरी नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ प्रोसीजर करते हैं जो टाइम लेता है। उसके सेशंस होते हैं, आप एक सेशन में कभी भी कुछ भी है ना, कोई भी ट्रीटमेंट एक सेशन में आपको रिजल्ट नहीं आते। आप सेमी परमानेंट मेकअप करवा लें, कोई किसी का तो कंसेप्ट बना होता है कि अभी लैशेस भी लग जाएंगी, लिप कलर हो जाएगा, चिक टिंट हो जाएगा, बेबी ग्लो होगा तो मेरे ये परमानेंट रहेगा, बट उसके सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं। ट्रूली सेशंस लेंगे, उसके बाद सिर्फ आपकी स्किन एक ग्लो करती है, कोई बेस नहीं बनती, कुछ नहीं होता, सब झूठा। जो कि कह रहा होता है कि ये भी आपके फेस पे बेस बन जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। बिल्कुल इस तरह से। और जैसे हम कह रहे हैं ना फेस पे टिंट वगैरह और ये लैशेस आपकी इस तरह से हो जाए, तो ज़ुनैरा आपको नहीं लगता कि हम प्रोसीजर्स लेना ठीक है, टाइम की ज़रूरत है, एक तरह से हम इसको लेना भी ज़रूरी है एक तरह से होता है। एक हम उस मतलब ट्रेंड के साथ चल रहे होते हैं, अगर आपके पास पैसे हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो हम एक अच्छे इन्वेस्टमेंट है अपने आप पर कर सकते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि हमारी डाइट उतनी अच्छी होनी चाहिए प्रोसीजर लेने के बाद हम उसको लेकर कर सकें? जैसे कोई भी प्रोसीजर करवाने के बाद सप्लीमेंट्स वाइटामिन्स दिए जाते हैं, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, इंटरनली तो ज़रूरी है, क्योंकि आप ऊपर कुछ भी कर लें, जब इंटरनली आप ठीक नहीं है तो कोई प्रोसीजर आप पे वर्क नहीं करेगा, उसके रिजल्ट्स नहीं आएंगे। वो भी ज़रूरी है। देखें, वही बात है कि सोसाइटी को देख के लोग भी कहते हैं कि हम भी करवा लें, हर किसी का दिल करता है करवाने को, करवाएं, लेकिन अपनी डाइट भी अच्छी करें। जब आप डाइट नहीं अच्छी कर रहे हैं तो कोई प्रोसीजर का कोई फ़ायदा नहीं है। अक्सर लोग आते हैं, हम उनके प्रोसीजर्स करते हैं, उनको रेकमेंड करते हैं आप जूस इनटेक करें, आप कोई सप्लीमेंट लें, अच्छे फ्रूट्स लें, लेकिन फिर वही है कि इंटरनली आप नहीं कुछ अच्छा ले रहे हैं तो फिर प्रोसीजर का भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये बिल्कुल इस तरह से, जब आप कोई चीज़ खाने में अच्छी नहीं ले रहे हैं तो कैसे हो सकता है कि आप कोई ट्रीटमेंट लें और वो आपको लॉन्ग टर्म आपके साथ उस तरह से चले, जब आपकी सेहत ही अंदर से अच्छी नहीं है। हमारे पास लास्ट 2 मिनट है, कोई पैगाम देना चाहेंगी? बस मैं यही कहूँगी कि थोड़ा पेशेंस रखें। अगर कोई भी प्रोसीजर करवा रहे हैं आप तो उसको टाइम दें, क्योंकि बहुत से ऐसे मामला होते हैं कि क्लाइंट काफ़ी शाउट करते हैं
कि उसमें हमने ये प्रोसीजर करवाया, हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे। रिजल्ट्स आते हैं, एस्थेटिक का कोई भी प्रोसीजर आप करवाते हैं उसके रिजल्ट्स आते हैं, बट उसके सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं। आप सेशंस लें, अपनी डाइट को अच्छा करें, बस यही चीज़ें मैं बताना थैंक यू सो मच जुनैरा प्रोग्राम में आने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और मैं भी यहाँ यही कहना चाहूँगी, अपनी जो डाइट है ना, खुराक का ख्याल जितने अच्छे से रख सकते हैं वो लें, क्योंकि जैसे आप खाते हैं वैसे ही नज़र आते हैं। उसके बाद फिर जाकर आप जैसे भी ट्रीटमेंट ले लें वो उस तरह से लॉन्ग टर्म नहीं चलेंगे जैसे आपकी इंटरनल सेहत जो है ना वो आपके साथ चलती है।